आज की चर्चा संक्रमित अंतर्वर्धित नाखूनों के बारे में है। इस स्थिति के लिए चिकित्सा शब्द को पेरोनिशिया के रूप में जाना जाता है। संक्रमित अंतर्वर्धित नाखून आमतौर पर नाखून के आसपास के मांस को छेड़ने और बैक्टीरिया के छेड़ में घुसाने और फिर संक्रमित होने का परिणाम होते हैं। कम आमतौर पर इसका कारण नाखून पर आघात हो सकता है, जैसे कि पैर के अंगूठे पर कुछ गिराना या ऐसी स्थिति जिसे मैं मैक्रो ट्रॉमा कहता हूं, जिसमें नाखून पर बार बार दबाव पड़ता है, जो फुटबॉल या टेनिस खेलने वाले किसी व्यक्ति में देखा जा सकता है, जहां पैर का अंगूठा लगातार एथलेटिक जूते के अंत में फंस जाता है। पेरोनिशिया का एक और कारण रोगी डीवीआर अपने नाखूनों को काटते समय खराब कटिंग टेक्निक का परिणाम हो सकता है। मेरे पास पिछले कुछ सालों में ऐसे मरीज भी आए हैं जो नाखून सैलून में जाने के कारण संक्रमित अंतर्वर्धित नाखूनों के साथ आए हैं, जहां पेडिक्योरिस्ट ने अंतर्वर्धित नाखून के किनारे को काटने का प्रयास किया, लेकिन ये संक्रमित हो गया। संक्रमित अंतर्वर्धित नाखून एक जीवाणु संक्रमण है जिसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। दर्द के अलावा अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए तो संक्रमण फैल सकता है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति में आपको रिएक्टिव सेल्यूलाइटिस दिखाई देगा, जो आसपास के क्षेत्र में लालिमा है। आपको उस क्षेत्र से मवाद भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मधुमेह के रोगी या खराब रक्त संचार या एनी दुर्बल करने वाली बीमारियों वाले व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है और आप जिसे हम आरोही सेल्यूलाइटिस कहते हैं उस देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि लालिमा पैर से ऊपर की ओर जाती है, यहाँ तक कि निचले पैर में भी। संक्रमित जगह में ऊतक टूटना शुरू हो सकता है, जिससे अल्सरेशन या गैंग्रीन हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर कराता है कि पैर के अंगूठे में रक्त संचार वास्तव में कितना खराब है। एनीएमए अम्लन में एक अनुपचारित अंतर्वर्धित नाखून बैक्टीरिया आसन हड्डी पर आक्रमण कर सकता है, जिससे ओस्टियोमाइलिटिस नामक हड्डी का संक्रमण हो सकता है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हड्डी का संक्रमण एक बहुत ही गंभीर समस्या है और संक्रमित हड्डी को शैली चिकित्सा डीवीआर हटाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप लंबे समय से संक्रमित अंतर्वर्धित नाखून के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जाते हैं, तो आपका डॉक्टर ओस्टियोमाइलिटिस से बचाने के लिए EKSRI का आदेश दे सकता है। मेरा अनुभव रहा है कि शायद ही कभी पेरोनिशिया अपने आप ठीक हो जाता है, हालांकि ऐसा हो सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि अंतर्वर्धित नाखून के हिस्से को हटाना होगा। कई बार यह स्थानीय एनेस्थीसिया के बिना किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी नाखून को हटाने के लिए पैर के अंगूठे को निष्क्रिय कराना पड़ता है। अगर कोई मरीज पहली बार समस्या लेकर ऑफिस आता है, तो मैं आमतौर पर सिर्फ अंतर्वर्धित नाखून को हटा देता हूँ, ये समझकर कि निकाला गया नाखून का टुकड़ा फिर से उगाएगा। हालांकि अगर किसी मरीज को बार बार समस्या होती है, तो मैं आमतौर पर एक ऑफिस प्रक्रिया की सलाह देता हूं, जिसमें नाखून के यूएस हिस्से को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ नाखून के अंतर्वर्धित हिस्से को ही हटाने की जरूरत है, पूरे नाखून को नहीं। संक्रमित अंतर्वर्धित नाखून के सामान्य उपचार के लिए एंटीबायोटिक और आंशिक नाखून हटाने दोनों की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादातर मामलों में अकेले एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। अगर कोई मरीज सिर्फ मौखिक एंटीबायोटिक ले रहा है, तो शुरू में पैर के अंगूठे में सुधार दिखाई देगा, लेकिन एंटीबायोटिक खत्म होने के बाद पैर के अंगूठे की स्थिति फिर से खराब हो जाएगी। एक बार फिर यदि कील मांस को छेड़ रही है, तो ये लगभग हमेशा फिर से संक्रमित होने वाला है जब तक कि इसे हटाया ना जाए। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले आपको क्या कराना चाहिए? क्या आपको पेरोनिशिया या यहाँ तक कि सिर्फ एक दर्दनाक अंतर्वर्धित नाखून विकसित होना चाहिए? सबसे अच्छी बात जो आप शुरू में कर सकते हैं जब तक आप उपचार की तलाश नहीं कराते हैं, पैर को टेबल नमक या इप्सम नमक के घोल में भिगोना है। प्रति चौथाई गर्म पानी में एक बड़ा चम्मच, गर्म पानी नहीं, 15 से 20 मिनट के लिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें। यदि घोल जलता है तो नमक की मात्रा कम कर दें। भिगोने के बाद एक एंटीबायोटिक मरहम और ड्रेसिंग लागू करें। न केवल मरहम संक्रमण में मदद करेगा, बल्कि यह आसपास की त्वचा को नरम कर देगा, जिससे पैर का अंगूठा कम दर्दनाक हो जाएगा। जब तक आपको पेशेवर देखभाल न मिल जाए तब तक इसे बार बार करें। यदि आप मधुमेह रोगी हैं या आपका रक्त संचार खराब है, तो तत्काल चिकित्सा देखभाल लेना अनिवार्य है।
कभी कभी मरीजों में पेरोनिशिया होता है जिसके बगल में एक चमकदार लाल रंग की वृद्धि होती है। इसे ग्रेनुलोमा कहा जाता है। ये रक्त कोशिकाओं, बैक्टीरिया और निशान ऊतक का संचय है। अपने आप में ये कोई गंभीर बात नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आघात पहुंचा हो तो बहुत ज्यादा खून बहता है। जब अंतर्वर्धित नाखून को हटाया जाता है तो हम आमतौर पर ग्रेनुलोमा को जला देते हैं। हालांकि सावधानी बरताने की एक बात है। अगर ग्रेनुलोमा अंतर्वर्धित नाखून के साथ या उसके बिना वापस आता रहता है तो इसे हटा दिया जाना चाहिए और बायोप्सी की जानी चाहिए। बहुत ही दुर्लभ मामलों में ये ग्रेनुलोमा वास्तव में एमेलानोटिक मेलेनोमा के रूप में जाना जाता है, जो एक बहुत ही गंभीर त्वचा की स्थिति है। उन्हें तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो हम अंतर्वर्धित नाखूनों को कैसे रोक सकते हैं? दुर्भाग्य से कुछ नाखून ऐसे होते हैं जो लगातार अंदर की ओर बढ़ाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उदाहरणों में ऐसे नाखून शामिल होंगे जो आघात के अधीन रहे हों, ऐसे नाखून जिनके नीचे फंगास हो, जो नाखून के केंद्र को ऊपर की ओर धकेलता है जबकि नाखूनों के किनारे मांस में बढ़ाने लगाते हैं। असामान्य आकार के मध्य पार्श्व नाखून की तहें भी नाखूनों के बढ़ाने और दर्दनाक होने का कारण बन सकती हैं। अंत में, नाखून जो बहुत पतले और कठोर होते हैं, जो उन्हें बहुत तीखा बनाते हैं, वे अंतर्वर्धित नाखूनों का कारण बनाते हैं। अंतर्वर्धित नाखूनों की संभावना को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नेल सैलून से दूर रहें। आमतौर पर पेडिक्योरिस्ट सोचते हैं कि वे शौकिया पैर के डॉक्टर हैं और वे अंतर्वर्धित नाखूनों को काटने की कोशिश कराते हैं, जो आमतौर पर संक्रमण का कारण बनाते हैं। अपने नाखूनों को काटते समय नाखून को काटने की कोशिश करने के बजाय एक तेज उपकरण का उपयोग करें, जो खुरदरे किनारों को छोड़ देता है, खासकर नाखून के किनारे पर। हम इसे बच्चों में बहुत देखते हैं। अपने पैरों को जूतों के अंत में न घुसाने देने के लिए चौड़े पैर के बॉक्स और कम एड़ी वाले जूते पहनें। माने या ना माने, कभी कभी पैर की संरचना अंतर्वर्धित नाखून को बढ़ा सकती है। एक उदाहरण गोखारू विकृति होगी, जो नाखून के अंदर के हिस्से को बढ़ा सकती है। कुछ मामलों में पुराने अंतर्वर्धित नाखून के दर्द को कम करने के लिए गोखारू को ठीक कराना पड़ सकता है। नाखून की फंगास की वजह से अंदर की ओर बढ़े हुए नाखून का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए नाखून की फंगास को साफ करने से अंदर की ओर बढ़े हुए नाखून से जुड़े दर्द से राहत मिल सकती है। अगर आपको कोई चिंता या सवाल है और संक्रमण के साथ या बिना संक्रमण के बार बार नाखून संक्रमित हो रहे हैं, तो स्थानीय पोडियाट्रिस्ट से मिलाना उचित होगा।